प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीसी मोटर पढ़ेंगे और इसके पहले मैं आपको डीसी जनरेटर पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूँ। डीसी जनरेटर में हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, संरचना। तो मैं उस समय बताया था आपको कि डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की संरचना समान होती है, संरचना में अंतर नहीं होता है। तो उसका एक मिनट में मैं प्रीव्यू दे दूंगा, जिससे आप एक कनेक्ट हो जाएंगे संरचना को। फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ। हमारे यहाँ बेस्ट यूपीसीएल 3G2 की तैयारी कराई जा रही है। संपूर्ण सिलेबस इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर की पिछले अभी तक हमने 17 प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर के तथा इलेक्ट्रिकल के दिए हैं, जिसे आप जरूर हल करें। उम्मीद है कि आप बहुत सारे छात्रों ने हल भी किया है और उससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। उन्हीं में से आपको एग्जाम में प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए देखते हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या है और डीसी जनरेटर क्या है। आपको मैं बताया था कि डीसी जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि डीसी मोटर क्या है, एक ऐसी मशीन है जो डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़े थे। एक बार कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं 1 मिनट में, तो फिर आगे बढ़ता हूं ताकि आपका कन्फ्यूजन जो हो दूर हो। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जो नए छात्र होंगे उनको सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, हमने जाना था कि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, 2 भाग होता है। एक को बोलते हैं हम स्टेटर और एक को बोलते हैं हम रोटर। तो सबसे पहले हम स्टेटर की चर्चा करते हैं। स्टेटर में क्या होता है, तो जो ये बॉडी है, बॉडी पर जितने पार्ट्स माउंट होते हैं उसको स्टेटर बोला जाता है। स्टेटर्स के पार्ट्स बोले जाते हैं, यानी वह सभी स्थिर रहने वाले भाग हैं जो घूमते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं। और स्टेटर पर क्या होता था, हमारा स्टेटर के सारे हमने देखा था, पोल लगा था हमारा, फील्ड पोल, जिस पर वाइंडिंग हम करते थे, जिसे हम क्या कहते थे, मेन वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग कहते थे, जिसका काम क्या था, फ्लक्स को उत्पन्न करना, मेन फ्लक्स को उत्पन्न करना। रोटर के पार्ट्स कौन कौन थे, तो रोटर के पार्ट्स जो थे, रोटर आपका था एक सॉफ्ट था और उस पर जो एक आर्मेचर कोर था, और इसमें क्या करते थे हम, आर्मेचर कंडक्टर स्थापित किए थे। इसके बगल में कम्यूटेटर लगाए थे जो कॉपर का बना था। क्यों लगाए थे, सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं जनरेटर वीडियो में। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन इसका भी सेम होगा, यानी एक ही मशीन को क्या कर सकते हैं हम, मोटर के रूप में भी लगा सकते हैं, जनरेटर के रूप में ही चला सकते हैं। अंतर सिर्फ बॉडी में होता था। क्या होता था अंतर, कि वहाँ जनरेटर था वो कुछ खुला था और यहाँ क्या होगा, बॉडी हमारा पूरा बंद होगा। बस यही अंतर था। चलिए, अब आते हैं, आपको संरचना देख रहे, लिख दिया हूँ मैं यहाँ पर, इससे भी आप समझ सकते हैं कि डीसी मोटर की संरचना बिल्कुल डीसी जनरेटर के समान होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि किसी जनरेटर का थोड़ा भाग खुला होता है और मोटर का क्या होता है, पूर्णतः बंद होता है। चलिए, अब देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ पावर डायग्राम, जिसको आपको समझने की जरूरत है। इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे हम काम करता है डीसी जनरेटर। और साथ साथ में हम मोटर को पढ़ रहे हैं, साथ साथ में जनरेटर को भी हम रिलेट करते चलेंगे ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्या हो, दूर होती रहे। क्योंकि हम जानते हैं जनरेटर में क्या होता था कि इनपुट हमारा क्या होता था जनरेटर में,
इनपुट जो होता था वो मैकेनिकल होता था। मैकेनिकल मीन्स मैकेनिकल टॉर्क, यानी उसको हम घुमाने का काम करते थे एक बाहरी सोर्स के द्वारा। एक प्राइम मूवर जिसको बोला जाता है, या तो हम स्टीम से घुमाते हैं, या हम पानी के फोर्स से घुमा रहे हैं, या और कोई हवा से घुमा रहे हैं। जितने भी बिजली उत्पन्न होती है सब में एक अलग सिस्टम है प्राइम मूवर का। आगे हम लोग जनरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को। लेकिन यहाँ क्या था, जनरेटर में क्या था, वहाँ पर इनपुट हमने मैकेनिकल दिया और आउटपुट के रूप में हम वोल्टेज और करंट का लिए यानी इलेक्ट्रिकल पावर लिए। और मैकेनिकल पावर मतलब ओमेगा, ठीक है। टॉर्क जिसको मैकेनिकल टॉर्क बोलते हैं उसको टी से व्यक्त करते हैं। और जो टॉर्क वी के कारण उत्पन्न होता है, आर्मेचर में उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क कहलाता है, या इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं उसको। तो चलिए इस पर डिस्कस करेंगे। जबकि मोटर में क्या है, जस्ट उल्टा है। मोटर में क्या था हमारा कि हम इसमें इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं और आउटपुट मिलेगा हमको मैकेनिकल। ये क्लियर हो गया आपको? अब देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, तो कैसे होगा। शुरू में क्या देंगे आप, इलेक्ट्रिकल शक्ति देंगे, यानी और वी और आई अप्लाई करेंगे, और आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टॉर्क मिलेगा। इलेक्ट्रिकल टॉर्क कहने का मतलब कि जो आर्मेचर में, कंडक्टर में जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल टॉर्क कहलाएगा। और इस इलेक्ट्रिकल टॉर्क के माध्यम से जो सॉफ्ट पर फोर्स पड़ेगा, जो घुमाएगा उसको सॉफ्ट को, वो कहलाएगा मैकेनिकल टॉर्क, ठीक है। मैकेनिकल टॉर्क भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल टॉर्क भी पढ़ेंगे, और उसी मैकेनिकल टॉर्क के घूमने से जो कार्य संपन्न होता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत जो है वही है एक लाइन का, कि डीसी मोटर भी फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा कि डीसी मोटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ड्रैग के सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई ड्रैग सिद्धांत तो कोई होता नहीं एक्चुअली, उसका एक फंक्शन होता है कि वो रिपल करता है। आज हम उसको जानेंगे कार्य सिद्धांत के रूप में। आखिर डीसी जनरेटर कार्य कैसे करता है हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, साथ में रिलेट करके हम मोटर को भी आपको बता रहे हैं कि कैसे मोटर कार्य करता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर। अगर ऑप्शन नहीं है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत, तो क्या करेंगे आप, आंसर होगा फैराडे के खिंचाव सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत, ठीक है। दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास। लेकिन 90% ऑप्शन जो होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ही होगा ऑप्शन में आपके, ठीक है। अब देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या कहता है। वो यही कहता है कि जब किसी कैरिंग कंडक्टर में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित करके उसको चुंबकीय फील्ड में रखा जाए, तो उसमें एक क्या होता है, घुमाव बल उत्पन्न होता है, वो घूमने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उस पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है, दो मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है, एक तो इसका फील्ड पोल का, और एक जब आर्मेचर में हम करंट फ्लो कराएंगे किसी कंडक्टर में, तो उसमें भी एक मैग्नेटिक गुण उत्पन्न होगा, वो भी एक चुंबक की तरह कार्य करेगा। तो इस ही इफेक्ट के कारण, दो चुंबकीय बल लगने के कारण क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। और जो भी होगा, रिपल्सन करेगा तो उसको ढकेलेगा, अट्रैक्शन करेगा तो आगे की ओर खींचेगा। यही दो चीज़ होगा। मैग्नेट में आप पढ़ चुके हैं कि अगर क्या होगा, नॉर्थ पोल दोनों आ गया तो क्या होगा, रिपल होगा, यानी धकेलेगा एक दूसरे को।
और एंटी पोल आ गया, एक नॉर्थ एक साउथ सामने सामने, तो एक दूसरे को खींचने का प्रयास करेगा। और इसी के सिद्धांत के अनुसार जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। ठीक है, तो हम इसी चीज को, सिद्धांत को कैसे काम करता है देख रहे हैं अभी एक फिगर के माध्यम से, समझिए। चलिए, अब इसके लिए एक चीज और रूल जानना जरूरी है कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, जो टॉर्क उत्पन्न होगा, वह आर्मेचर में उत्पन्न टॉर्क जो है उसकी दिशा किधर होगी? तो दिशा होगी, उसको हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि उसके पहले जान लिया जाए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? जनरेटर में क्या होता था? दाएं हाथ का नियम हम प्रयोग कर रहे थे, और यहाँ क्या हो रहा है? बाएं हाथ का नियम प्रयोग हो रहा है। तो क्वेश्चन अभी पूछेगा कि डीसी मोटर में आर्मेचर में उत्पन्न टॉर्क की दिशा या डीसी मोटर की घूमने की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो किससे ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या है देख लीजिए। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि यदि अपनी बाएं हाथ के 3 अंगुलियां, अंगूठा, फोर फिंगर, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है, और मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पर इस तरह से स्थापित किया जाए तो क्या होगा? जो अंगूठा होगा, देखिए अंगूठा क्या होगा, अंगूठा का मैंने चिन्ह बना दिया है, वो क्या करेगा? फोर्स को डिनोट करेगा, यानी बल उधर लगेगा। और मिडिल फिंगर जो होगा क्या करेगा? करंट को बहने की दिशा को ज्ञात करेगा। और फोर फिंगर जो है वो क्या करेगा? देखिए अंगूठे की बॉल वाली, वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है आपका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या कौन सा कार्य करता था? जनरेटर। बाएं हाथ से तो मोटर, और मोटर में क्या होगा? थंब फोर्स को दाएं हाथ में, मिडिल फिंगर करंट को, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। ठीक है, और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। चलिए आप देखते हैं कि कैसे यह कार्य करता है, यह समझना जरूरी है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं, हम आपको समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसके कारण कंडक्टर घूमने लगता है। तो कैसे कार्य करता है इसको देखते हैं। चलिए एक मैं फिगर बनाता हूं। हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ बनाने का तरीका, सेंस ऑफ वाइंडिंग वो था, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आज उसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ बस आपको मैं छोटा सा हिंट करूंगा ताकि आप समझ पाएं। अब देखिए, 2 चीज़ आती है आपके सामने। एक हो गया, हमने 2 पोल का ले लिया, एक नॉर्थ बना लिया और एक क्या कर लिया? साउथ बना लिया। ठीक ना, एक नॉर्थ बना लिया, एक साउथ बना लिया, और बीच में मैं एक कंडक्टर रखता हूं। अब हमने आपको वाइंडिंग पढ़ाया था तो बताया था आपसे कि वाइंडिंग में कंडक्टर के 2 साइड होते हैं। कौन कौन साइड? कंडक्टर के 2 एक्टिव साइड होते हैं। चलिए पहले बना ले फिगर तो बताता हूँ। देखिए पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था, जब हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे, संरचना में मैंने बताया था आपको कि होता क्या है
कि जब हम किसी कंस्ट्रक्शन करते हैं मशीन की, डीसी मशीन की, वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों का कंस्ट्रक्शन एक ही होता है। तो स्टेटर में क्या करते हैं, हम डीसी सप्लाई करते हैं। यानी जो फील्ड पोल था, यहाँ पर क्या, जो हम जो मैग्नेट बनाए हैं वो कैसा बनाए हैं, डीसी सप्लाई किए। और डीसी का क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है, नेचर फिक्स होता है। यानी ये नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ ही होगा, इसको हम बदलेंगे नहीं। तभी बदलेगा जब हम वाइंडिंग बदल दें, इसका वाइंडिंग का डायरेक्शन बदल दें या करंट की धारा बदल दें, लेकिन ये अपने आप नहीं बदलेगा। ठीक है, अपने आप नहीं बदलेगा। और टर्क उत्पन्न करने के लिए कंडीशन जो है वो क्या है कि डीसी जनरेटर में, तो तब डीसी मोटर में तब जो है तभी उत्पन्न होगा जब यहाँ दो वेरिएशन हो। यानी दोनों में अगर डीसी अगर होगा तो नहीं होगा टॉर्क, दोनों में से एक में एसी चाहिए, या तो हम स्टेटर पर एसी दे दें या आर्मेचर में एसी दे दें। तो यहाँ तक फिक्स हो गया। हमने क्या किया कि जो स्टेटर पर जो सप्लाई दिया फ्लक्स निर्माण के लिए वो डीसी दिया, तो ये बदलेगा नहीं, ये हो गया डीसी। आप देखिए, अगर आर्मेचर में भी डीसी दे देंगे तो मोटर नहीं घूमेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आगे हम ये भी समझाऊंगा क्यों नहीं घूमेगा। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे घूमता है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि और डीसी दे दूंगा तो नहीं घूमेगा। आप कहिएगा सर डीसी जनरेटर है तो सप्लाई तो हम डीसी ही दे रहे हैं। जरूर आपको लग रहा है कि हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सप्लाई हम यहाँ दिए प्लस और माइनस, लेकिन यह ब्रश के सहारे किसको मिला, कम्यूटेटर को मिला। ये क्या है, कम्यूटेटर है। ये क्या है, कम्यूटेटर है। और कम्यूटेटर क्या करता है, जनरेटर में हम पढ़े थे कि जनरेटर में क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है और मोटर में डीसी को एसी में बदलता है। यानी आर्मेचर में जो करंट आया वो क्या आया, वो डीसी नहीं आया, वो एसी आया। ठीक है, हमने यहाँ से डीसी से सप्लाई दिया ब्रश के सहारे, किसको मिला, कम्यूटेटर को मिला। और कम्यूटेटर ने क्या किया, ये चेंज कर दिया किसमें, एसी में, और एसी सप्लाई दिया किसको, आर्मेचर कंडक्टर को। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। जबकि यहाँ सप्लाई क्यों होता, क्या है, डीसी है। अब हमने एक नॉर्थ पोल बना लिया, एक साउथ पोल बना लिया, और हम जानते हैं कि मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। एयर में गैप है, मतलब एयर है, ये दोनों तो आपस में मिला हुआ है, बॉडी पार्ट से, तो ये तो जुड़ा हुआ है, तो अंदरूनी पार्ट हो गया, ये हो गया बाहरी पार्ट। और बाहरी मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। यानी ऐसे ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये रेड पार्ट है, पहला एक्टिव साइड, इसको 1 मानते हैं हम, एक्टिव साइड रेड यानी 1 साइड, इसमें करंट जाएगा, कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और ये ग्रीन साइड जो एक्टिव साइड है उससे एयर से बाहर निकलेगा। अब देखिए, हम ये भी पढ़े हैं कि जहाँ हम करंट इंटर करते हैं उसको हम व्यक्त करते हैं क्रॉस से, जहाँ करंट बाहर निकलती है वहाँ उसको करते हैं डॉट से। यानी यहाँ करंट जा रही है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा क्रॉस। अब देखिए, एक अलग फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्क्रीन हमारा छोटा है, हम लोग का, हमारे पास उतनी संसाधन नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ, और आप चाहेंगे तो ज़रूर एक दिन होगा। अभी छोटा है, उसी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरा फिगर बना ले रहा हूँ, एन और एस। अब देखिए, यहाँ है क्रॉस, क्योंकि इधर से आ रहा है करंट अंदर, और यहाँ है डॉट। ठीक है, यहाँ है डॉट। अब देखिए, जब आप ये भी जानते हैं कि क्रॉस जब होता है तो हम मानते हैं वहाँ डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, वहाँ क्या डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। यानी इसमें जो धारा बह रहा है वो कैसे बह रहा है भैया, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जा रहा है तो यहाँ एक क्या होगा, यहाँ होगा क्या, यहाँ भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा तो हम
थोड़ा स्क्रू लगा लें तो जा रहा है आपका किधर, ऐसे आप उंगली यहाँ रखेंगे और उंगली को मुड़िए, आपका क्या होगा, करंट इधर की ओर जा रहा है और फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर क्यों लग रहा है। ठीक है, और फ्लक्स क्या होगा आपका, फ्लक्स इसमें यहाँ बन रहा है नॉर्थ, यहाँ बन रहा है साउथ, क्योंकि ऐसे घूम रहा है डायरेक्शन में, यानी फ्लक्स नीचे की ओर आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो फ्लक्स जब नीचे की ओर आ रहा है, आप देखिए, और उसी तरह यहाँ बाहर जा रहा है तो यहाँ बन गया एस, यहाँ बन गया एन एस, यहाँ बन गया एन। ठीक है, ये फंक्शन बता रहा है आपको कि यहाँ पर भैया बन रहा है क्या, नॉर्थ, यहाँ बन रहा है साउथ, यहाँ बन रहा है साउथ, यहाँ बन रहा है नॉर्थ, एक सिरे पर। किसमें, आर्मेचर कोर की बात हो रही है। यहाँ हम तुलना करें तो यहाँ क्या हो रहा है, इस इंड पर नॉर्थ काम कर रहा है और इसके इंड पर साउथ काम कर रहा है। ये ग्रीन वाले पर यहाँ साउथ बन रहा है, यहाँ नॉर्थ बन रहा है, क्योंकि इसका फ्लक्स कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ भी, यहाँ पहले से नॉर्थ था, जो हम स्टेटर में सप्लाई दिए थे उसे नॉर्थ क्रिएट हुआ था, और यहाँ भी साउथ क्रिएट हुआ था, और फ्लक्स हमारा यहाँ जो कंडक्टर बहा उसके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसके बिहेव के आधार पर, उसके फाइनल डायरेक्शन के आधार पर यहाँ नॉर्थ बना है, यहाँ साउथ बना। ठीक है, अब देखिए, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ क्या करेगा, इसको दो सिमिलर आ गया, पुश करेगा, पुश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर, पुश करेगा। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और यहाँ लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे जब आप अपना, तो क्या होगा, अब जो डायरेक्शन है नीचे की ओर कर लेंगे अपना, उंगली देख लीजिएगा करके, क्या कहा था कि हमारा जो करंट कंडक्टर है, देखिए ये फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर। ठीक है, कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स, जबकि इसमें जो फ्लक्स लग रहा है कंडक्टर में वो ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स। कैसे लग रहा है, फ्लेमिंग हम लेफ्ट रूल लागू करते हैं, और फ्लेमिंग लेफ्ट रूल आप लागू किए तो क्या होगा, क्या हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, पूरा डिलीट हो गया हमारा, एक सेकंड, चलिए फिर से लिखते हैं। चलिए फिर से थोड़ा स्पीकर बना लेते हैं। फ्लेमिंग, चलिए छोटा सा स्पीकर मैं बना लेता हूँ, डिलीट हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया। एन और एस, अब यहीं हम समझे थे ना, यहाँ चलिए यहाँ 1 2 लिख देता हूँ। ठीक है, कलर ना देखिए, यहाँ 1 2, ये कंडक्टर 1 है और ये 2 है। तो कंडक्टर 1 में क्या हो रहा था, एन और एस क्या कर रहा था, इसको रिपल कर रहा था किधर, बाहर की ओर, जबकि एक कंडक्टर क्या हो रहा था, कंडक्टर में जब फोर्स काम कर रहा था वो नीचे की ओर आपका फ्लक्स बन रहा था, और उस फ्लक्स को आप अगर यहाँ पर बाएं हाथ का रूल अप्लाई करेंगे, यानी आप 4 फिंगर उंगली को नीचे की ओर करिए, अब अंगूठा देखिए कहाँ पहुँच रहा है आपको, ऊपर की ओर हो रहा है, यानी ये ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। यहीं जस्ट उसके उल्टा यहाँ क्या होगा, नीचे की ओर यहाँ फोर्स लग रहा है, अंगूठा क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, देख लीजिएगा, यहाँ अगर 4 फिंगर नीचे की ओर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स 1 पर क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और यहाँ फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब इस तरह क्या हो गया, मोटर आपका इस दिशा में घूमेगा, देखिए इसे घूमेगा, और ये भी एक दूसरे को फोर्स कर रहा है। ये कब हो रहा है कि जब आपका डीसी सप्लाई नहीं है, यहाँ एसी सप्लाई। ठीक है, अब कहिएगा कि सर अगर यहाँ आ गया तो फिर तो ये लॉक कर लेगा, क्योंकि जब ही ये आधा घूमेगा इस पोजीशन में आएगा, अब अगले टर्न में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो कहिएगा कि एस आ गया, तो एस तो लॉक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लॉक होगा, क्योंकि यहाँ कंडक्टर में एसी करंट फ्लो हो रहा है, और एसी करंट फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, किसका, आधा घूमते घूमते
करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया और इस कारण पुनः फिर यहाँ पर क्या बन गया, नॉर्थ बन गया और यहाँ बन गया साउथ। इस तरह आपका मोटर जो है इस दिशा में क्या करेगा, हमेशा घूमते रहेगा। वहीं जब हम कम्यूटेटर नहीं जोड़ते, डायरेक्ट सप्लाई करते, तो क्या होता है, होता है ये कि एक चक्कर जब ही घूमता, इसके बाद क्या होता है, ये अपोजिट पोल सामने सामने आ जाते हैं और मोटर क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। मोटर रन नहीं करता, बहुत होता है तो वाइब्रेट कर सकता था। बात समझ में आई होगी। तो इसीलिए ये नेसेसरी है, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि आगे भी और मशीन्स पढ़ना है आपको, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि तभी संभव है मोटर में चाहे किसी मशीन में टॉर्क उत्पन्न करना जब उसमें या तो स्टेटर पर या तो मोटर पर एक एसी हो या दोनों में एसी हो। दोनों में डीसी करके आप टॉर्क उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डीसी मशीन की बात हो रही है तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फील्ड पोल में कौन सी सप्लाई दी जाती है, तो डीसी सप्लाई दी जाती है स्टेटर पर। और आर्मेचर में कौन सी सप्लाई दी जाती है, तो आर्मेचर में एसी सप्लाई दी जाती है, न कि डीसी सप्लाई दी जाती है। डीसी सप्लाई हम ब्रश द्वारा कम्यूटेटर को देते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप पूछता है कि आर्मेचर में कौन सी, डीसी मोटर के आर्मेचर में कौन सी धारा सप्लाई होती है, तो डीसी नहीं आंसर होगा एसी। यहाँ एकदम आप गलत करते हैं, उस चीज को से बचना है आपको, ठीक है। तो आप इस तरह देखें कि मोटर किस तरह आपका घूम रहा है, रन कर रहा है। तो यही एक आज सिद्धांत। अब यही सिद्धांत हम शॉर्ट में लिख दिया हुआ है कि किसी कंडक्टर में अगर हम करंट सप्लाई करते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क उत्पन्न होता है जिसके कारण वो घूमने का प्रयास करता है और मोटर हमारा इसी तरह घूमता है। अब आता है कि मोटर की अगर घूमने की दिशा परिवर्तित करना हो तो क्या करना होगा। भाई देखिए क्या करना होगा। अब आप देखिए, हम देखे थे, हम लोग क्या पढ़े थे अभी। अब यहां तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं ना फील्ड में। यहां आप तो या तो इसको एस बना देंगे या एन बना देंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली रूप से कर सकते हैं लेकिन होता नहीं है प्रैक्टिकली रूप से, ठीक है। यहाँ भी दो क्वेश्चन आएगा, अगर बदलना है तो क्या बदलें, या तो इस पोल को बदल दे। तो इस पोल को कैसे बदलेंगे, इस पोल को तभी बदलेंगे जब आपका यहाँ करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाए। अब पिछले वीडियो में बताया हूँ जनरेटर में, देख लीजिएगा उसको। तो यानी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डीसी मोटर की घूमना दिशा परिवर्तित की जा सकती है, तो कैसे परिवर्तित की जा सकती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा परिवर्तित करके, फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका दिशा परिवर्तित कर दे, या आर्मेचर में जो करंट की दिशा है उसको परिवर्तित करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रायः क्या होता है, आर्मेचर को ही बदलना जाता है, वो आसान होता है, यहाँ डिफिकल्ट होता है। और अगर दोनों को बदल देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये भी आप अब ध्यान रखेंगे। तो आप समझ गए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है, या तो आर्मेचर फील्ड की करंट की धारा बदल दीजिए या मेन फील्ड यानी स्टेटर पर जो फील्ड है, फील्ड फ्लक्स का दिशा बदल दीजिए। दोनों को बदलने से क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और प्रैक्टिकली रूप से कौन किया जाता है, तो आर्मेचर को बदला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक बैक ईएमएफ की बात, ठीक है। तो बैक ईएमएफ क्या है, ठीक है। तो बैक ईएमएफ के बारे में भी जान लीजिए। देखिए बैक ईएमएफ जो होता है आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। अब देखिए, अब यहाँ पूर्णतः जनरेटर की फंक्शन लागू हो जाती है। बैक ईएमएफ मतलब हम फिर जनरेटर पे चले गए। जनरेटर में हमने पढ़ा था कि भाई क्या होता है कि आर्मेचर जो कंडक्ट करता है, फ्लक्स ऐसे जा रहा था, आर्मेचर जब कट करेगा तो आर्मेचर में क्या होगा, एक ईएमएफ उत्पन्न होगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता था। क्योंकि वहां क्या होता था कि मैकेनिकली शक्ति द्वारा घुमाया जाता था और वहां पर हमको आउटपुट देना होता था, तो ईएमएफ उत्पन्न होता था। लेकिन यहां क्या होगा, यहां क्या कर रहा है, या इस फ्लक्स का विरोध करता है। इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो जनरेटर की तरह कार्य करता है, ठीक है। और जो आप करंट सप्लाई दे रहे हैं उसी का क्या करता है, विरोध करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम बैक ईएमएफ कहते हैं, ठीक है।
इसको हम ईबी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब आर्मेचर कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, जैसे जनरेटर में होता था, जो सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे क्या होते हैं हम, क्या, बैक ईएमएफ। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, लेज लॉ भी यही कहता है, जो जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो उत्पन्न जिससे हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, बैक ईएमएफ हो गया। और इसको कहेंगे हम क्या, ईबी, ऐसे लिखते हैं बैक ईएमएफ। तो क्वेश्चन पूछता है कि ईबी का यानी बैक ईएमएफ का डायरेक्शन सप्लाई वोल्टेज के होता है समान या विपरीत। आंसर क्या होगा आपका, विपरीत होगा। तो पहला क्वेश्चन ये समझ लीजिए। दूसरा क्या होगा कि हमेशा क्या होगा, बैक ईएमएफ का मान जो होगा क्या होगा, लेस देन होगा सप्लाई वोल्टेज। अगर इससे अधिक हो जाएगा तो फिर मोटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आएगा, बैक ईएमएफ का मान होता है सप्लाई वोल्टेज के अधिक, बराबर कि कम। तो क्या होगा, बैक ईएमएफ का मान हमेशा सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। तो भी आप नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट डिनोटेड कि ईबी लेस देन सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, और बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, इसी कारण वो टॉर्क भी उत्पन्न होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए, अब ईबी क्या है, एक तरह से ईजी है। जैसे हम लोग जनरेटर में पढ़े थे कि जनरेटेड ईएमएफ बराबर क्या था, 5ZNP/60 है। तो यहां भी वही बात है, क्या है, बैक ईएमएफ बराबर हो जाएगा 5ZNP/60 ए। एन क्या भैया, रोटेशन है, मोटर की स्पीड है, पी क्या है, पोल की संख्या है, जेड क्या है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या है, और फ्लक्स ये क्या है, एफ फाई क्या है, फ्लक्स है जिसको कट कर रहा है, और ए क्या है, समानांतर पथों की संख्या है, जो कि लैप में पोल्स के बराबर होगा। वेव वाइंडिंग होगा तो क्या होगा, 2 होगा। आप हम इस चीज़ को, सारी चीज़ को पढ़ चुके हैं जनरेटर में, आप पिछला वीडियो भी देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। अब एक चीज़ और यहाँ आता है प्रश्न कि हमारा सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा। तो जनरेटर में आप पढ़े थे कि V इक्वल टू क्या होता है, EG माइनस IR। ठीक है, लेकिन यहाँ EG माइनस IR नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, EB प्लस IRA होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या करता है भाई, बैक ईएमएफ जो सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, तो इसके मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अर्थात ईबी बराबर क्या हो जाएगा, तो ईबी बराबर V माइनस क्या होगा, IRA हो जाएगा, बैक ईएमएफ बराबर। ठीक है, जिस तरह जनरेटर में होता था, जनरेटर में ही नहीं पढ़ते थे, EG बराबर V माइनस IRA, यहाँ भी वही हो गया। तो चलिए इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कौन जनरेटर में सही है, या इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सेशन भी हम लोग करेंगे तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यही होगा सारे, इसलिए इसको आप नोट कर लेंगे। अब आता है टॉर्क की बात, बाकी आप सब समझ गए होंगे। अब आइए टॉर्क को देख लेते हैं, टॉर्क को हम डिस्कस भी कर दिए। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किसी बिंदु के परितः अक्षीय त्रिज्या P पर आरोपित बल को क्या कहते हैं, गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। यानी T इक्वल टू, अगर ये चीज याद रखिएगा आप, F इंटू आर। ये फोर्स जो उत्पन्न हो रहा था किससे उत्पन्न हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा था, इलेक्ट्रिकल टॉर्क। ठीक है, यहाँ ये टॉर्क मैकेनिकल की बात कर रहा है, और ये फोर्स जो है क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है, और किसके परितः काम कर रहा था, ये एक रेडियस के परितः काम कर रहा था। आर्मेचर में जो उत्पन्न हुआ वो इलेक्ट्रिकल टॉर्क। ठीक है, और जब उससे आगे जो फोर्स वो कार्य कर रहा है घुमाने के लिए सॉफ्ट पर, वो हुआ इलेक्ट्रिकल टॉर्क। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल टॉर्क नहीं, मैकेनिकल टॉर्क की बात हो रही है। ठीक है, तो किसी अक्ष के परितः क्या होगा, जब कार्य करता है कोई बल, तो वो क्या कहलाता है,
टॉर्क कहलाता है, और टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एफ इंटू आर। और ये फोर्स क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अब देखिए आर्मेचर टॉर्क को देख लेते हैं, जिसे इलेक्ट्रिकल टॉर्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो आर्मेचर टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, और आर्मेचर टॉर्क किस पर काम करेगा, इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक ड्राइव कर लेते हैं। हमारा छोटा सा फॉर्मूला होता है। देखिए, अगर हम टॉर्क की बात करें तो हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है। एक पहले क्या है हमारे पास आर्मेचर में पावर उत्पन्न हुआ। ठीक है, आर्मेचर में पावर उत्पन्न हुआ तो वो किसके रूप में हुआ, वी आई के रूप में होगा। वोल्टेज और करंट, पावर मतलब वी बराबर क्या, पी बराबर क्या होता है, वी आई। तो ये हम लिख सकते हैं वी ए आई ए, ये हमारा आर्मेचर में उत्पन्न हुआ, ये ना हुआ। यानी हम कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख देते हैं, चाहे पी भी लिख सकते हैं, जो कुछ भी लिख सकते हैं। और ये हो गया, आपको ओमेगा से व्यक्त करते हैं, जो मैकेनिकल के रूप में उत्पन्न होता है, जिस पर लगता है। इसी के अनुपात को, इसी से जो अनुपात मिल रहा है, इसी के कारण क्या होता है, जो घूमता है उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πn, आप जानते हैं 2πn। और इसको अगर हम मिनट बदल दें तो 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2πn इंटू 60। ठीक है, 2πn 60। अब देखिए, अभी हम लोग जाने थे कि भी जो पावर था उत्पन्न हुआ था वो ईबी के रूप में होता है, बैक ईएमएफ। यहाँ का जनरेटर में क्या बोलते हैं, मोटर में हम लोग ईबी बोलते हैं इसको। ईबी बराबर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देख लीजिए फिर से। ईबी बराबर हम पढ़े थे फाई जेड एन पी अपॉन 60, ये पढ़े थे ना। और ओमेगा बराबर क्या पढ़े अभी हम लोग, ये इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। ओमेगा बराबर क्या पढ़े कि 2πn अपॉन 60, ये नहीं पढ़े। अब देखिए ये क्या हो गया, 60 कैंसिल हो गया, देख रहे हैं, और ये n कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया आपका फाई जेड पी, अच्छा इसको आई भी होगा ना, ये तो भी बराबर हो गया, ये भी बराबर, और आई ए इंटू आई ए भी होगा, आई ए, और यहाँ बच गया 2πn। अब देखिए इसमें जेड जब मोटर हम बना रहे थे तो एक बार जब हम उसमें चालक भर दिए, वाइंडिंग कर दिए, तो फिर बीच में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, फिक्स पार्ट है। पोल जब निर्माण कर रहे थे उसी समय बना लिए, ये भी फिक्स पार्ट है, और ये भी क्या है, फिक्स पार्ट है। यानी इसमें अगर कहा जाए तो जेड पी और 2πn क्या है, फिक्स पार्ट है। वेरिएबल पार्ट कौन है, करंट और फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स को हम स्टेटर पर सप्लाई बढ़ा कर सकते हैं, और कंडक्टर में हम आर्मेचर में धारा बढ़ा घटा कर इसको चेंज कर सकते हैं। यानी सीधा सीधा अगर कहा जाए कि टॉर्क किस पर निर्भर करता है, यानी बाकी तो फिक्स है ना, तो टॉर्क निर्भर किसका किया है, ये टॉर्क निर्भर किया फाई आई ए। फाई क्या है, फ्लक्स पर, यह है आर्मेचर करंट पर। तो क्वेश्चन अभी पूछता है कि मोटर का टॉर्क किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है भाई, फ्लक्स पर करता है और आर्मेचर करंट पर निर्भर करता है। और कैसा दोनों में रिलेशन है, देखिए प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है। यानी अगर फ्लक्स टॉर्क को बढ़ाना है तो फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा, आर्मेचर करंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, इसको इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, कैसे आया ये भी मैं बताने का प्रयास किया, आपको समझ गए होंगे। एक आध बार वीडियो पुनः देखिएगा, समझ में आएगा अच्छे तरह से। तो हमने ये भी देख लिया कि रिलेशन जो हमारा है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या है, फाई आई ए का है। और आगे देख लीजिए स्पीड ऑफ डीसी मोटर का भी, भाई स्पीड पर क्या रिलेशन है। तो स्पीड का जो रिलेशन है हम जानते हैं कि ईबी बराबर क्या होता है, ईबी बराबर यानी बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है, फाई जेड एन पी, फाई जेड एन पी अपॉन 60, ये हम लोग पढ़े थे।
और यहाँ भी फिक्स पार्ट है, कौन कौन, हम जानते हैं कि जेड पी और ये क्या है, ये सब फिक्स पार्ट है। तो परिवर्तित होने वाला पार्ट कौन है, एक घूर्णन दिशा और ये क्या है, फाई है। यानी हम लिख सकते हैं इससे कि ई बी यानी बैक ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है भाई, फाई एन के, ठीक है, फाई एन के। और तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर लिख दीजिए, एन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू नहीं लिखिए, प्रोपोर्शनल टू की कि अनुपात का रिलेशन होता है, बराबर नहीं होता है। तो क्या होगा, अब देखिए ये इधर आएगा तो ये नीचे आएगा, यानी फाई अपॉन, नहीं ये भी इक्वल टू फाइन हो जाएगा ना, गलत है, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपको ई बी प्रोपोर्शनल टू बचा हमारा फाई एन, और इसको हम एन बराबर करते हैं तो एन इधर ही रहने दीजिए, एन बराबर क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन फाई एन होगा। देखिए ये रिलेशन हो गया, फाई इधर आ गया नीचे। यानी एन क्या था, मोटर की गति थी, तो मोटर गति किस पर निर्भर करेगी, बैक ईएमएफ पर और किस पर, फ्लक्स पर। अब देखिए बैक ईएमएफ तो शुरू में होता नहीं है, मोटर जब स्टार्ट होगा उसमें बैक ईएमएफ मान होगा नहीं, इसीलिए मोटर घूमती नहीं है, धीरे धीरे जनरेट होगा, फिर पोल क्रिएट होगा, एक दूसरे के प्रति क्या होगा, खिंचाव होगा, फिर मोटर चलेगी। तो भी क्वेश्चन पूछता है कि बैक ईएमएफ का मान प्रारंभिक में मोटर में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में स्टार्टिंग टाइम में तो 0 होता है, ठीक है, इसीलिए मोटर स्थिर रहती है। या क्वेश्चन ये पूछ दिया कि मोटर चल रही है, बैक ईएमएफ का मान 0 हो जाए तो मोटर क्या होगा, बंद हो जाएगी भैया। और अब देखिए बैक ईएमएफ का मान बढ़ाने से क्या होगा, मोटर की स्पीड बढ़ेगी, बैक ईएमएफ घटाने से मान क्या होगा, मोटर की स्पीड घटेगी। ऐसे सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लक्स क्या होगा, उल्टा होगा, अगर फ्लक्स का मान बढ़ाएंगे तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, और फ्लक्स का मान घटाएंगे तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उस अनुपात में बढ़ेगी। अगर ये कहा जाए क्वेश्चन आपसे कि फ्लक्स का मान आधी कर दिया है तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। इस रिलेशन पर आपको क्वेश्चन बनेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी पार्ट्स को हम कवर करेंगे, मोटर के क्लासिफिकेशन को, इसके साथ साथ और भी जो इसमें टर्म्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स को, लॉसेज को, और उस पार्ट्स में मैं ख़त्म ही कर दूंगा मोटर को अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट लाइक करिएगा। थैंक यू।